वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग डी तक का पूरा कर चुके हैं। एम.एच. एब्रम्स की सीरीज़ में यहाँ से हम ई से स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसा कि पहले ही आपको बताया था कि जो इसमें क्रिटिज्म वाले हैं, थियरी वाले हैं, उन पे मैं सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि उनमें आपको समझने के लिए, समझाने के लिए मुझको क्रोनोलॉजी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी जितनी भी होगी उनको सीरियल से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे में कि कौन सी थियरी के बाद कौन सी थियरी आई, तो उसको हम वहाँ पे कवर करेंगे। और यहाँ पे आपके जो है टर्म्स हैं, मतलब एक्सेप्ट थियरी एंड क्रिटिज्म, उनको छोड़ने के बाद जो चीज़ें हैं उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब ई के इस सीरीज़ में, मतलब डी तक का हो चुका है, ई के इस सीरीज़ में आपका टर्म एक आता है एलजी। एलजी एक आपका जो है ग्रीक वर्ड है। अब इसमें स्टार्टिंग में जब एलजी आई थी, अभी एलजी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ये है कि एलजी का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई सॉन्ग होगा जिसमें आप जो है किसी के मरने, कोई दुख, इस टाइप की चीज़ों का वर्णन करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जब एलजी आई थी, मतलब ग्रीक टाइम में, रोमन टाइम में, तो उस टाइम में एलजी कोई भी सॉन्ग हो सकता था। इवन कि लव सॉन्ग को भी एलजी बोलते थे, बशर्ते वो आइम्बिक हेक्सामीटर और आइम्बिक पेंटामीटर में वो लाइन आपकी लिखी जाए। तो कहने का मतलब कि जो ग्रीक टाइम या रोमन टाइम में, मतलब बिफोर 17th सेंचुरी, एलजी का मतलब ये होता था कि ऐसा कोई भी सॉन्ग जो आइम्बिक हेक्सामीटर और आइम्बिक पेंटामीटर की लाइन में होगा, ये आपका एलजी बोला जा सकता है। तो थीम के बजाय उस समय मीटर को ज़्यादा वरीयता दी जाती थी। कहने का मतलब मीटर के आधार पे इसका नेम दिया जाता था। अब उसी के नेम से देखो, एलजीक मीटर आपका नेम पड़ गया। एलजीक मीटर क्या होता है? तो एलजीक मीटर आपका हेक्सामीटर और पेंटामीटर की लाइन बोलते हैं। हेक्सामीटर ये बड़ी हो जाएगी, पेंटामीटर इसकी तुलना में थोड़ी छोटी हो जाएगी। अब उसी के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ये आपके सब उदाहरण हैं। इनमें कोई जो है, जो ये सब पुराने एलजीज हैं, इनमें आपको कहीं कोई ज़रूरी नहीं कि आपको दुख वाली बातें मिलें या किसी के डेथ वाली बातें मिलें। चलिए अगला देखते हैं। इसी में आपका जो है, अब एलजी से मिलती जुलती शब्दावली कई आ जाएगी। तो 17th सेंचुरी के बाद से एलजी को कंसाइज कर दिया गया। इसको कंसाइज कहाँ किया गया? सिर्फ दुख वाले सॉन्ग तक को ही एलजी बोला गया। कहने का मतलब अब मीटर प्रभावी नहीं रहा, अब क्या रहा? अब थीम प्रभावी हो गई। और कुछ एलजी से मिलती जुलती शब्दावली है, जैसे डर्ज। डर्ज क्या होता है? एलजी का ही समझ लीजिए कि ये सब पार्ट होता है। ये भी आपका जो है ग्रीफ को डील करता है, लेकिन उसमें इसमें डिफरेंस क्या है कि वो बड़ा होता है, ये छोटा होता है। ये भी कोई स्टैंडर्ड मानक नहीं है बड़ा छोटा होने का। मतलब कि बड़ा छोटा स्टैंडर्ड मानक तब होता कि जब हम आपको ये बताया गया होता कि 500 शब्दों से बड़ा होगा तो उसको एलजी बोलेंगे, इससे छोटा होगा तो हम डर्ज बोलेंगे। ऐसा कोई शब्दों का बंटवारा नहीं मिला है। तो ये बड़ा छोटा बोलना एक कन्फ्यूजिंग बात होगी, आपको कन्फ्यूज करने वाली बात होगी। तो यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी क्या ज़रूरत की चीज़ है, जो अब बिल्कुल एकदम क्लियर कट आप समझ सकते हैं, वो है कि डर्ज जो होती है वो इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? इसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती। जैसे एलजी लिखना है तो आपको जो है सेट 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे या 7 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप बिगिनिंग दें, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है उसके जो फ्लावर्स बताए गए हैं वो उतने ही फ्लावर्स का आप यूज़ करें, या जो पूरी उसकी जो है डेकोरम होती है आप उसको फॉलो करें। तो ये लेस फॉर्मल होती है। दूसरी चीज़ ये क्या होती है कि ये एजे जो है, सिर्फ ये कहने का मतलब कि रीडिंग के पर्पज़ से किया जाता है। अब नेक्स्ट टर्म आता है आपका इसी में जो है थ्रिनोडी। थ्रिनोडी को इक्विवेलेंट टू डर्ज समझा जाता है। कहने का मतलब अब ये डर्ज बोला जाए तो चाहे थ्रिनोडी बोली जाए, आप इसको एक जैसे लेंगे। नेक्स्ट टर्म इसे में आपका आता है मोनोडी। मोनोडी क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो कोई भी एलजी वो अगर जो सिंगल स्पीकर के द्वारा बोली जाती है या गाई जाती है वो मोनोडी हो गई। अब डर्ज भी मोनोडी हो सकती है।
LG भी आपकी मोनो डी हो सकती है। तो इसमें जो है मोनो डी में सिंगल स्पीकर का होना ज़रूरी है। इसमें थीम से, फॉर्मेलिटी से कोई दूर दराज तक लेना देना नहीं है। नेक्स्ट टर्म आपका इसी में आता है पास्चरल LG। पास्चरल LG क्या है? कहने का मतलब कि ऐसी LG, पास्चर का मतलब होता है लैटिन में शेफर्ड। पास्चर का मतलब आपका लैटिन में शेफर्ड होता है। तो शेफर्ड कहने का मतलब कि ऐसी LG जिसमें जो मरा हो, मतलब एक कोई LG को करने के लिए कोई डेथ पर्सन होगा, आप उसी के दुख पे आप एक दुख भरा गीत लिखेंगे। तो जो मरने वाला होता है ये भी शेफर्ड होता है। और जो पोएट होता है वो भी खुद को शेफर्ड ही अज्यूम करता है। जो ये मरता है कोई ज़रूरी नहीं कि शेफर्ड ही हो, लेकिन माना जाता है कि ये भी आपका शेफर्ड है और ये भी खुद को मान लेता है कि मैं भी शेफर्ड हूँ। तो जब ये परंपरा को फॉलो करते हुए LG लिखी जाती है तो उसको जो है पास्चरल LG बोला जाता है। अब इसी कड़ी में चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं। अब आप ये देखेंगे कि जो हमने बताई कि LG में फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी क्या होती है ये यहाँ पे आपके MH अब्रम्स में कुछ इन्होंने, वैसे जो मेन होते हैं वो 3 स्टेप्स होते हैं LG के, लेकिन यहाँ पे आपको 7 स्टेप्स बताए गए हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। अब जैसे LG का जो स्पीकर होता है वो किसी इन्वोक करेगा, किसको? म्यूज़ को या गॉड को जो है इन्वोक करेगा। समझ रहे हैं? अब दूसरा क्या होता है, उस इन्वोक करने के बाद नेचर के जितने एलिमेंट रहेंगे सबको इनवाइट करेगा कि आप यह जो है जो मरा हुआ व्यक्ति है इसकी जो है मॉर्निंग में आप शामिल हों। और उसके बाद तीसरे नंबर पे वो क्या करें, जो है पोएट क्या करेगा कि चार्ज करेगा किसके ऊपर? निम्फ के ऊपर। कि आपने जो ये मरा हुआ व्यक्ति है, जो ये शेफर्ड है, आपने इसको जो है इसकी शव की अच्छे से जो है केयरिंग, आपने इसका जो है अच्छे से केयर नहीं किया। कहने का मतलब आपने इसको अच्छे से गार्ड नहीं किया, आपने इसको अच्छे से सुरक्षा नहीं दी। चौथे नंबर पर क्या आता है, यहाँ पे जो है सफिशिएंट मॉर्नर्स को इनवाइट किया जाता है। जो कहने का मतलब कि 1-2 मॉर्नर्स नहीं रहेंगे, काफ़ी लोग यहाँ मॉर्न करने के लिए बुलाए जाएंगे। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे क्या करता है, वो एक जस्टिस या जो है विश्वास के ऊपर एक क्वेश्चन जो है क्रिएट करता है। जैसे कोई मर जाता है, आप अगल बगल अपने देखे होंगे, कहते होंगे कि यार ये तो बड़े अच्छे इंसान थे, इतनी कम एज में क्यों चले गए, बताओ प्रकृति में न्याय नहीं है। तो कुछ इस टाइप की बातें जो है 5वें स्टेप पे आती हैं। छठे स्टेप पे क्या होता है, छठे स्टेप पे ये होता है कि जो रेनेसा के बाद की जो कुछ LG आई हैं तो उसमें कुछ वहाँ पे जो है सेट परंपरा बनी थी। वो सेट परंपरा क्या बनी थी कि एलाबोरेट स्टाइल में कुछ फ्लावर्स के नाम हैं, वो फिक्स फ्लावर हैं, मतलब आप उससे कम नहीं कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, आप फ्लावर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। उन्हीं फ्लावर्स के माध्यम से आप जो है ये गोला सा एक होता है जिसको जो है चक्र आप बोलते हैं, मूवी में आपने देखा होगा, बरियल के ऊपर रखा जाता है। तो इसमें सेट फ्लावर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसके फ्लावर्स को चेंज कर देंगे, इसमें गुलाब बताया गया तो आप गेंदा कर दें, ऐसा नहीं। जो फ्लावर्स बताए गए हैं उन्हीं सेम फ्लावर्स का यूज़ करते हुए आप एक जो है ये डेक तैयार करेंगे और फिर आप उसको रखेंगे। तो इसी सबको फॉर्मेलिटी बोला जाता है। 7वें नंबर पे आप देखेंगे कि लास्ट में सांत्वना दी जाती है, कि कॉन्क्लूज़न या आप इसको सांत्वना, कंसोलेशन या सांत्वना आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 7वें नंबर पे सांत्वना दी जाती है कि चलिए यहाँ से जो है जो भी नियर एंड डियर वन है ये यहाँ से गया है, लेकिन उस ग्रेट सोल में जाके वो मिल गया है और वहाँ से हम लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करेगा। तो ये 7th स्टेप जो है, ऐसे 7th स्टेप पे आपका ये आता है। लेकिन जो प्रचलन में है, जो अपने फैशन में है, वो 3 स्टेप्स को ही माना जाता है। अब नेक्स्ट टर्म आपका आता है इसी श्रेणी में, एम्पैथी एंड सिंपैथी। एम्पैथी सिंपैथी क्या होता है, एक इसमें आप देख रहे होंगे कि लिखा है इनफ्लंग। ये एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है फीलिंग इनटू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के आप अंदर घुस जाएं, उसको इनटू बोलते हैं। ये होती है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कभी देखा होगा, मूवी देखे होंगे, किसी
कोई ऐसा एक पर्सन होता है तो इसको छुरा भोंका जाता है, मतलब नाइफ छुरा भोंकने के बाद तुम्हारे मन में उसके लिए दया आ गई कि आपको लगा अरे बड़ा गलत हो गया। अब दया होने के साथ साथ बॉडी में आपके अगर जो मूवमेंट आ गई, शरीर आपके हिलना शुरू कर दी, तो ये एम्पैथी हो जाता है। क्योंकि अब ये जो दया की भावना थी आपके अंदर बिल्कुल एकदम इतना अच्छे से घुस गई कि आप में बॉडी मूवमेंट आ गया। तो बॉडी फीलिंग के साथ साथ बॉडी मूवमेंट आ जाए तो वो होती है एम्पैथी। सिर्फ फीलिंग आए, फेलो फीलिंग उसको बोलते हैं। इस एम्पैथी को आगे अभी आप देखेंगे कि फेलो फीलिंग लिखा है, इसको आप देखेंगे फीलिंग इनटू है। इसी फीलिंग इनटू को जर्मन में इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो अगर जो बॉडी मूवमेंट के साथ फीलिंग आई तो वो एम्पैथी, सिर्फ फीलिंग आई बॉडी मूवमेंट नहीं हुआ तो सॉरी, फीलिंग आई बॉडी मूवमेंट हुआ एम्पैथी, सिर्फ फीलिंग आई वो सिंपैथी। अब इसी श्रेणी में हम अगला देखते हैं। अब जैसे इनलाइटमेंट, तो इनलाइटमेंट आपका एक पीरियड होता है कि इसमें जो है चीज़ों इंटेलेक्चुअल लेवल या जो है कल्चर या मतलब 17th सेंचुरी का आपका एक पीरियड होता है कि जिसमें इंटेलेक्चुअलिटी को या इनलाइटन करने वाली चीज़ों को वैल्यू ज़्यादा दी गई है। अब नेक्स्ट टर्म आपका आता है इपिक। इपिक क्या चीज़ होती है? अब इपिक को समझने के लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब जैसे इपिक में क्या चीज़ होती है, एक आपका एक नैरेटिव इसमें होती है, लॉन्ग वर्स ये नैरेटिव होता है। ये लॉन्ग वर्स जो नैरेटिव होगी, ये जो कहने का मतलब कि कविता में लिखी गई कहानी होगी, ये सीरियस होगी। किस चीज़ पे सीरियस होगी? सब्जेक्ट मैटर इसका सीरियस होगा। सब्जेक्ट मैटर सीरियस होने का मतलब जैसे इसमें जोक नहीं होगा, इसमें हंसाने वाली बातें नहीं होंगी, इसमें मजाक नहीं होगा, इसका जो सब्जेक्ट मैटर रहेगा। और इसको फॉर्मल स्टाइल में बोला जाएगा। एलिवेटेड स्टाइल आपकी रहेगी, वो स्टाइल आपकी फॉर्मल रहेगी, एलिवेटेड रहेगी। अच्छा, एलिवेटेड का मतलब क्या होगा? एलिवेटेड का मतलब ये होता है कि जो इसमें आप सेंटेंसेज यूज करेंगे वो एलाबोरेट रहेंगे। जो वर्ड यूज़ करेंगे वो ग्रीक के वर्ड होने चाहिए, वो लैटिन के वर्ड होने चाहिए। इसी को एलाबोरेशन बोला जाता है। इसमें जो आप सिंटैक्स यूज करेंगे, सेंटेंस छोटे आकार के नहीं रहेंगे, बड़े आकार रहेंगे। जो पैसेज यूज करेंगे वो आपके बड़े बड़े रहेंगे। जो आप फिगर ऑफ स्पीच यूज करेंगे, ज़्यादातर इसमें जो है सिमली यूज होती है, होमरिक सिमली, तो उसका जो वकील होता है, वकील बहुत बड़ा होता है। जैसे सिमली में टेनर वकील होता है, तो वकील जो होता है बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उसको लॉन्ग टेल सिमली भी बोला जाता है, वकील के बड़े होने के कारण। तो यहाँ पे छोटा छोटा का कोई मतलब ही नहीं है, जो भी चीज़ें होंगी सब बड़ी बड़ी होंगी। फिगर ऑफ स्पीच तो कंपेरिजन उम्प्रिजन ऐसे किया जाएगा जैसे आपने पैराडाइज लास्ट में देखा होगा, तो सैटर्न के भाले की तुलना एक जो है किसी पेड़ से की जा रही है, उसके शील्ड की तुलना किसी पहाड़ से की जा रही है। तो कंपेरिजन भी हो रहा है, तो बहुत बड़े बड़े लेवल का। तो ये आपका जो है, और इसमें जो इसका हीरो होता है, किसका? इपिक का जो हीरो होता है वो क्वेसी डिवाइन फिगर होगा। डिवाइन फिगर फुल्ली नहीं होगा, डिवाइन फिगर नहीं होगा, क्वेसी डिवाइन फिगर होगा वो। अब वो ह्यूमन बीइंग होता है, लेकिन उसके डीड्स इतने बड़े हो जाते हैं कि आपको वो क्वेसी मतलब डिवाइन जैसे लगने लगता है, तो उसी को क्वेसी डिवाइन बोला जाता है, मतलब डिवाइन के समतुल्य। और इसके जो कार्य होते हैं, हीरो का जो काम होगा वो सिर्फ हीरो तक ही सिमट के नहीं रह जाएगा, वो उसकी पूरी रेस को प्रभावित कर सकता है। जिस रेस से वो संबंधित है वो पूरे संसार को प्रभावित कर सकता है, वो अपने देश को प्रभावित कर सकता है। अब जैसे एडम और यू दो लोग हैं, तो एडम यू, अगर जो एडम ने फल खा लिया तो क्या उसका प्रभाव सिर्फ एडम तक ही सीमित है? नहीं है, सारी मानव जाति के ऊपर उसका प्रभाव आ गया। अब पूरी मानव जात सफ़र कर रही है, सबको जो है पृथ्वी पर आना पड़ रहा है, सबको स्वर्ग के लिए एफर्ट करना पड़ रहा है। पहले क्या था कि हम लोग एडम यू के बच्चे ही तो हैं, तो पहले क्या था, आराम से स्वर्ग में रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, न जन्म होता था, न मृत्यु होती थी, न मृत्यु के दुख झेलने पड़ते थे। तो ये चीज़ आपकी जो है इपिक में मिलती है। कहने का मतलब जो हीरो के कार्य होते हैं वो सिर्फ हीरो तक ही सीमित नहीं होंगे, वो आगे जो है पूरी रेस को प्रभावित कर देगा, पूरे नेशन को प्रभावित कर देता है, अपनी ट्राइब को प्रभावित करेगा।
ये इपिक के जो है स्टैंडर्ड होते हैं। अब जो आपकी ट्रेडिशनल इपिक है उसी को फॉक इपिक बोलते हैं, उसी को प्राइमरी इपिक बोलते हैं। तो इसमें भी इस इपिक लिखने के भी अपने कुछ सेट स्टेप होते हैं। जैसे आपने एलजी में सेट स्टेप देखे, तो इपिक लिखने के भी अपने सेट स्टेप होते हैं। तो ज़रा उन स्टेप्स पे चर्चा करते हैं। इन स्टेप्स में आपको सबसे पहले मिलेगा आर्गूमेंट। आर्गूमेंट को ही बोलते हैं इपिक थीम। आर्गूमेंट को ही बोला जाता है इपिक थीम। सबसे पहले आर्गूमेंट आता है, फिर इन्वोकेशन होता है। जैसे आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसका एस्टीमेट बनाते हो, कैसे क्या करना है नहीं करना है, तो ये आर्गूमेंट उसी टाइप का होता है, एपिक की थीम होती है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, पूजा वूजा करते हैं, भगवान ये काम हम करने जा रहे हैं, आप इसमें हमको सफलता दीजिएगा। तो वैसे यहाँ पे भी पूजा होती है। फिर अगले स्टेप पे यहाँ पे क्या किया जाता है कि एपिक क्वेश्चन दागा जाता है कि सब कुछ मानव के पास था तो क्यों फल खा लिया उसने। मतलब एडम ईव के पास हर सुख सुविधा थी तो फल क्यों खा लिए। अब फल क्यों खा लिए ये क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन के आंसर के रूप में पूरी इपिक आप लिख डालते हैं। तो इपिक की जो कहानी होती है एक टाइप से वो समझिए आंसर होती है। किसका आंसर होती है, इपिक क्वेश्चन का आंसर होती है। और ये कहानी इसमें जो है इसकी एब्रप्ट स्टार्टिंग होती है, इसी को बोलते हैं इन मिडास रेस। एब्रप्ट स्टार्टिंग को इन मिडास रेस का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ द थिंग। ये आप देख रहे हैं इन मिडियास रेस, ये आपका एक लैटिन फ्रेज है। ये इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी इन द मिडिल ऑफ द थिंग। तो स्टार्टिंग से नहीं होगा, आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। जब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तब आपको कहानी समझ में आएगी। तो ये इपिक लिखने का ट्रेडिशन है, ये इपिक लिखने का प्रचलन है। अब इसी में अगला आपको टर्म मिलेगा, एक टर्म आपको मिलेगा लिटरेरी इपिक। तो फाक इपिक फाक ट्रेडिशन को फॉलो करती है। लिटरेरी इपिक आपके जो है लिटरेरी ट्रेडिशन को फॉलो करती है। लिटरेरी ट्रेडिशन क्या होता है, लिटरेरी ट्रेडिशन का मतलब होगा जो इपिक लिखी जाएगी वो एकदम ओरिजिनल रहेगी। ओरिजिनल का मतलब ये हो जाएगा इन्फ्लुएंस्ड तो कहीं ना कहीं से होगा, लेकिन वो कहानी जो लिखने जा रहा है उससे पहले वो कहानी किसी ने नहीं लिखी होगी। फॉक इपिक क्या होता है, हम अपने बाप दादाओं से सुनते कहानी आए हैं, उसी कहानी को मैं अपने बच्चों को सुना रहा हूँ, फिर हमारे बच्चे दूसरे बच्चे को सुना रहे हैं। ओरली चला, ओरली के बाद ये रिटर्न भी चलता है। अब रिटर्न होने के कारण आप इसको लिटरेरी इपिक नहीं बोल सकते हैं कि ये लिख दिया गया बस इतने से ही लिटरेरी इपिक हो गया, ऐसा नहीं है। लिटरेरी इपिक होने के लिए राइटिंग मैनर के साथ साथ वो वर्क आपका ओरिजिनल होना चाहिए। अब इसी में एक नेक्स्ट टर्म आप देख रहे होंगे मशीनरी। तो जो सुपर नेचुरल एजेंट जो है एजेंट होते हैं, जैसे आपके भूत प्रेत हो गए, जैसे निम्फ हो गया, तो ये सब स्टेज पे कैसे दिखाओगे, तो मशीनों के यूज़ करके ही आप दिखाएंगे। तो इस मशीनों के यूज से एक मशीनरी आपकी बन जाती है, तो उसी को मशीनरी वहाँ पे बोला जाता है। कहने का मतलब सुपर नेचुरल एजेंसी को दिखाने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं या जो वहाँ सिचुएशन क्रिएट होती है उसी को मशीनरी बोला जाता है। अब ग्रैंड स्टाइल क्या होती है, ग्रैंड स्टाइल में आपके डिक्शन जो होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, वो एलाबोरेट होते हैं। सिंटैक्स जो आप यूज़ करेंगे, सिंटैक्स का मतलब यहाँ सेंटेंसेज, वो कैसे होंगे, वो आपके स्टाइलाइज्ड होंगे। आप उसको बहुत नॉर्मल वे का सेंटेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो बड़े होने चाहिए, सेंटेंस आपके बड़े होने चाहिए। और इसमें आप एल्यूजन्स जो यूज़ करेंगे वो वाइड रेंज के होने चाहिए। आप इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करेंगे वो वाइड रेंज के होने चाहिए। इसी में आप देख रहे हैं होमरिक सिमलीज आपको मिलेगा या होमरिक एपिथेट्स मिलेगा। ये सब क्या है, ये सब आपकी चीज़ों को बड़ा बना रहे हैं। अब इसी में नेक्स्ट टर्म आपके सामने आएगा बाउर्गस इपिक। बाउर्गस इपिक क्या होता है, बाउर्गस इपिक एक्चुअली इपिक है ही नहीं, ये नावेल है। एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक है जॉर्ज ल्यूकास, तो इन्होंने ही ये टर्म दिया है। तो इन्होंने बाउर्गस इपिक उस टाइप के नावल को बोला गया जो सोशल रियलिटी को जो है दिखाती है, उसी को इन्होंने बाउर्गस इपिक बोला है। अब देखिए एपिक सिमलीज या होमरिक सिमलीज क्या क्या, हमने क्या बोला कि सिमली में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टेनर, दूसरा होता है आपका वैकिल। तो टेनर और वैकिल, तो लॉन्ग टेल सिमली में इपिक सिमली को चाहे लॉन्ग टेल सिमली बोलिए, चाहे एपिक सिमली बोलिए, चाहे होमरिक सिमली बोलिए, सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो इन सब में वैकिल की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे एक होता है वह पेड़ के समान लंबा है, तो वह हो गया जिस व्यक्ति, वो टिनर हो गया। पेड़
आपका क्या हो गया, ये वकील हो गया। तो जो ये पेड़ है वकील है, ये एज के बाद आता है। ही इज़ लाइक ट्री, ही इज़ लाइक ट्री, ही इज़ एज ट्री। तो ये जो ट्री है वकील है। तो एज के बाद ये देखो कितनी लंबी लाइन शुरू हो गई, पूंछ ऐसे बन गई कि नहीं बन गई, देख रहे हैं। और इसके बाद भी ये लाइन जारी है, इतने पर ही ख़त्म नहीं हो रही है, देखो डॉट 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 आगे करके इन्होंने छोड़ा है। तो जो इसकी वकील है बहुत बड़ी कर दी गई है, तो पूंछ ऐसे लंबी हो गई, तो इसीलिए इसको लॉन्ग टेल सिमली बोला जाता है। इसी को होमरिक सिमली बोला जाता है, इसी को इपिक सिमली बोला जाता है। इपिक थिएटर क्या होते हैं? इपिक थिएटर हम उसको बोलते हैं, एक जर्मन प्ले राइट थे ब्रिटोल्ड ब्रीच। तो ब्रिटोल्ड ब्रीच ने ये कॉन्सेप्ट आपका दिया है एपिक थिएटर वाला। ये इन्होंने एलाइनेशन इफेक्ट लगाना चाहा, तो एलाइनेशन इफेक्ट लगाने के लिए इन्होंने एपिक थिएटर नामक एक टर्म दिया है। अच्छा, ये एपिक थिएटर टर्म इसलिए इन्होंने दिया है कि फेमिलराइजेशन दर्शकों का उस प्ले से न हो पाए। अब नेक्स्ट टर्म इसी में आपका आता है एपिग्रेम। एपिग्रेम क्या होती है? एपिग्रेम एक स्टेटमेंट होती है। एक स्टेटमेंट कहने का मतलब एक आपका वाक्य समझ सकते हैं, सेंटेंस समझ सकते हैं। किस में हो सकता है? प्रोज में भी हो सकता है, वर्स में भी हो सकता है। और कैसा होना चाहिए? वो बहुत छोटा होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत बड़ा तुम बना दो। पॉइंटेड होना चाहिए। पॉइंटेड का मतलब ये हो गया कि खट से उसमें कंक्लूजन निकले। विटी होना चाहिए। विटी का मतलब आपके दिमाग को स्ट्राइक करे, सुनने के बाद आपका दिमाग बिल्कुल चौकन्ना हो जाए, तुमको लगे हाँ वाकई बड़ी अच्छी चीज़ है, तो इसको बोलते हैं एपिग्रेम। और अगर जो प्रोज एपिग्रेम है तो उसी को एपोथिगम बोला जा रहा है, ये आप नीचे देख रहे हैं। अगर जैसे ऊपर आपने एपिग्रेम में देखा कि प्रोज की भी क्वालिटी है, वर्स की भी क्वालिटी है, लेकिन अगर जो सिर्फ प्रोज है तो उसको एपोथिगम बोला जाता है। अब इसी में आप एक टर्म देखेंगे एपोहोरिज्म, ये एपिग्रेम से थोड़ा अलग होता है। ये क्या होता है? ये पिथी होता है, मतलब इसमें ओजपूर्ण होता है, ये भी पॉइंटेड होता है, ये सीरियस होता है। एपिग्रेम कोई ज़रूरी नहीं कि सीरियस ही हो, लेकिन ये सीरियस होता है, सीरियस मैगजिम होती है आपकी। तो ये आपका एपोहोरिज्म आपका ये होता है। अब इपिफेनी का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन या शोइंग फोर्थ आप इसको बोल सकते हैं। किस चीज़ का मैनिफेस्टेशन? मैं इस चीज़ का मैनिफेस्टेशन होता है कि गॉड की प्रेजेंस है। कहाँ? गॉड आपका इस दुनिया में है। कहाँ है? तो इस वर्ल्ड में है, इस क्रिएटेड वर्ल्ड में है। जैसे इपिफेनी आपको कहीं हर जगह देखने को मिल सकती है। जैसे मान लो कहीं आप सड़क पे जा रहे हैं, तुमको लगे अरे अब तो मैं मर गया, मतलब ऐसा कोई बस स्टीयरिंग फेल हो गई, आपकी तरफ आना शुरू हो गई, लेकिन तब तक पता चला जैसे आपके पास है तैसे सट से स्टीयरिंग उसकी घूम गई दूसरी तरफ, उसके टायर के नीचे रोड़ा आ गया, कुछ आ गया, तो तुमको लगेगा अरे भगवान ने आज हमको बचा दिया। तो ये जब लिटरेचर में ये सिचुएशन आपको मिलती रहे, आपको लगता रहे कि नहीं यार भगवान दुनिया में है, उन्हीं के कारण ये सब चीज़ हो रही है, तो ये जो जो उसका बीच बीच में सिम्टम्स मिलता रहता है ईश्वर के धरती पर होने का, उसी को आपका मैनिफेस्टेशन या शोइंग फोर्थ बोला जाता है। वही आपका इपिफेनी के नाम से लिटरेचर में हम उसको जानते हैं। अब एक इसी में आपको एक टर्म मिलेगा इप्थेलमियन। इप्थेलमियन क्या होता है? इप्थेलमियन भी आपका एक टर्म है। न्यूपिटल सॉन्ग मतलब शादी के टाइम जो आपका गाया जाता है उसी को इप्थेलमियन बोलते हैं। इप्थेलमियन की दो स्पेलिंग आप देख रहे हैं, ये इंग्लिश वाली है और ये आपकी लैटिन वाली है। लैटिन वाली में यूएम आपको मिलेगा। एक इपिथेट आता है, इपिथेट या होमरिक इपिथेट, तो ये एक टाइप का एडजेक्टिव होता है। अब इपिथेट का मतलब यहाँ ज़्यादातर डेरोगेटरी इपिथेट से लिया जाता है। डेरोगेटरी एपिथेट क्या होते हैं? जैसे किसी को आप ऐसा निक नेम दे देते हैं कि जो उसको बड़ा भद्दा सा लगता है। जैसे मोटे आदमी को तुम तो कह रहे हो यार ये धरती बोझ है, हाथी बच्चा है, तो ये सब क्या है? डेरोगेटरी एपिथेट है। लेकिन कुछ ऐसे एपिथेट होते हैं जो अच्छे वाले भी होते हैं, तो एपिथेट में दोनों आ सकते हैं। होमरिक एपिथेट्स ये सेट जो है शब्दों के समूह होते हैं। अब जैसे फ्लीट फूटेड एक्लीज, तो ये सब द वाइन डार्क सी, ये सब बैलेड वैलेड में यूज होते हैं। तो सेट जो आपके एपिथेट्स होते हैं वो होमरिक एपिथेट्स बोलते हैं। सिमली में आप इनका यूज़ करते हैं, बैलेड में आप इनका यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट टर्म आता है आपका ऐसे। ऐसे फॉर्मल ऐसे आर्टिकल आपका दोनों ही चीज़ एक ही होती है। इनफॉर्मल ऐसे, फेमिलियर ऐसे, पर्सनल ऐसे, ये सब एक चीज़ होती है। अब यूपहिमिज्म और यूपहूज दो टर्म होते हैं। तो जो यूपहिमिज्म है मतलब एच के बाद ही मिलेगा, तो वो क्या होता है कि गंदी चीज़ों को सभ्य तरीके से कैसे बोला जा सकता है, तो जो ये कला सिखाती है उसी को बोलते हैं यूपहिमिज्म। अब जैसे आपको टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट को टॉयलेट न बोल करके आप बोल रहे हो कंफर्ट स्टेशन, या डेथ को डेथ न बोल करके आप बोलते हैं ही इज़ नो मोर, या पास अवे। कुछ ऐसा कहने का मतलब गंदी चीज़ों को सभ्य तरीके से बोलना ही क्या होता है, आप उसको जो है यूपहिमिज्म बोल सकते हैं। और यूपहूज क्या होता है, ये जॉन लीले की प्रोज स्टाइल है। यूफोनी, कैकोफोनी, ये क्या होता है, यूफोनी का मतलब प्लीजेंट साउंड होती है, मतलब ऐसी साउंड जो आपके कानों को अच्छी लगे, ये यूफोनी होती है। कैकोफोनी का मतलब हरेश साउंड होता है। तो अब कैकोफोनी को डिसोनेंस बोलते हैं। अब यूपहूज ये हमने बताया था अभी ऊपर, हमने बताया कि जॉन लीले की स्टाइल होती है, फॉर्मल होती है, एलाबोरेट होती है। अब ये सेंटेटियस होती है। सेंटेटियस का मतलब होता है फुल ऑफ मॉरल मैगजिम्स। इसमें आपको मॉरल मैगजिम्स खूब मिलेंगे। अब शेक्सपियर ने लव्स लेबर्स लास्ट में इसी स्टाइल की पैरोडी की है। अब जितने इज्म वाले हैं तो उनको सबको एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, आपका ई ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एफ़ को कवर करेंगे। थैंक्स।